स्टडी सीरीज के अंदर आज हमारा डे सेकंड है, जिसके अंदर हम अपने सेकंड जो हमारा चैप्टर बिजनेस स्टडीज का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, शॉर्ट एंड लॉन्ग। इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप यही कर लोगे तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप टॉप कर दोगे, बट आप फेल भी नहीं होगे। एक अच्छे मार्क्स से आप पास हो जाओगे आराम से, अगर आप इन क्वेश्चन को भी स्टडी कर लेते हो तो। ठीक है, मेरी गारंटी ये क्वेश्चन जरूर आएंगे, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चंस घुमा दिए जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। सबसे पहले हम कवर करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ गैंग प्लान। स्केलर चेन का क्या प्रिंसिपल है और क्या कॉन्सेप्ट है गैंग प्लान का। सबसे पहले मैं आपको स्केलर चेन का जो प्रिंसिपल है उसको एक्सप्लेन करती हूँ। स्केलर चेन का क्या प्रिंसिपल दिया गया है कि जो भी काम है वो एक फॉर्मल तरीके से होगा, मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है वो एक फॉर्मल तरीके से की जाएगी। ये नहीं कि आप किसी भी पैटर्न से उसको शेयर कर दोगे। जैसे कि स्केलर चेन रेफर्स टू द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक, कम्युनिकेशन शुड बी फॉलो दिस चेन। हाईएस्ट टू लोअर, ये हाईएस्ट है मान लो, हाईएस्ट टू लोअर कम्युनिकेशन की जाएगी। हाईएस्ट टू लोअर, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी तो पहले इसके पास ये इंफॉर्मेशन इसको शेयर करेगा, ये इसको शेयर करेगा, ये इसको शेयर करेगा, ये इसको शेयर करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। अब गैंग प्लान क्या होता है, जब इमरजेंसी का टाइम है कि मतलब आप इस जो ये प्रोसेस है आप इसका यूज नहीं कर सकते हो, उस टाइम पे आप क्या करोगे, उस टाइम पे आप जो आपका लेवल का बंदा है, जैसे ये सेम डिपार्टमेंट में सेम लेवल पे काम करे तो डायरेक्टली इसको जो ये इंफॉर्मेशन है वो शेयर की जा सकती है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम गैंग प्लान बोलते हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, 2 मार्क्स में आता है, तो आप सिर्फ ये चीजें लिख के आओगे कि स्केलर चेन रेफर्स टू द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोअर रैंक एंड कम्युनिकेशन शुड बी फॉलो दिस चेन। कम्युनिकेशन जो है वो इस चेन को फॉलो करेगा। और गैंग प्लान क्या होता है, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी फ्यूल सजेस्ट अ शॉर्टकट कॉल्ड गैंग प्लान व्हिच शुड डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन 2 एम्प्लॉयज ऑफ द सेम लेवल टू अवॉइड डिले। अगर इमरजेंसी का टाइम है तो फ्यूल ने क्या कहा है कि आप शॉर्टकट का यूज कर सकते हो, जिससे डायरेक्टली आप कम्युनिकेट कर सकते हो एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से सेम लेवल के ऊपर डिलेज को अवॉइड करने के लिए। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में है तो दैट्स इनफ, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना। अगर 3 मार्क्स में आता है तो आप ये जो डायग्राम है इसको थोड़ा सा अच्छे करके आप ही बना के आ सकते हो, दैट्स इनफ। 3 नंबर में आप इतना करके आ सकते हो, 2 नंबर के लिए इतना पॉइंट इनफ है, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना, क्योंकि सीबीएसई जो है कंटेंट मांगती है, लाइनें नहीं मांगती, पेजेस ज्यादा नहीं मांगती कि आपको पेजेस ज्यादा भरने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्या डिफरेंस होता है यूनिटी ऑफ कमांड एंड डायरेक्शन के बीच में। एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपरवाइजर टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। अब एक सुपरवाइजर अगर आपको इंस्ट्रक्शन देगा तो आपको कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, मतलब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उस काम को करने के लिए। अब आप मुझसे भी पढ़ रहे हो मान लो, और अपने स्कूल टीचर से पढ़ रहे हो, फिर ट्यूशन टीचर से पढ़ रहे हो, फिर एक और कोई भी टीचर से पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे भी अगर कोई अलग टीचर से पढ़ रहे हो, तो क्या होगा, दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी, क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का एक अलग अलग तरीका होता है। उसी तरीके से यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर क्या होता है, एम्प्लॉयज जो है वो एक ही सुपरवाइजर से ऑर्डर रिसीव करते हैं ताकि उनको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ऑल यूनिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव थ्रू कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स। यहाँ पे हर एक यूनिट जो ऑर्गेनाइजेशन की वो उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करती है कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स, कोऑर्डिनेशन के साथ। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है थर्ड, वो आता है व्हाट इज फंक्शनल फोरमैनशिप। दिस इज अ टेक्निक बाय फ्यूल दैट वोलेट द यूनिटी ऑफ कमांड टू प्रायोरिटाइज स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन को फॉलो करने के लिए, उसको प्रायोरिटाइज देने के लिए ये टेक्निक टेलर ने दी थी। ही सजेस्ट डिवाइडिंग सुपरविजन इनटू 8 स्पेशलिस्ट। इन्होंने बोला कि सुपरविजन को 8 स्पेशलिस्ट के अंदर डिवाइड किया जाए, फोर प्लानिंग, 4 जो प्लानिंग के लिए और अदर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, जैसे गैंग बॉस और स्पीड बॉस, 4 लोग उसको प्लान करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं, जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है,
उसके अंदर 4 और 6 नंबर में कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है डिस्कस द 4 प्रिंसिपल बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय F.W. टेलर। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है F.W. टेलर के थ्रू इन्होंने 5 प्रिंसिपल्स को दिया है। हमें सिर्फ 4 ही पूछे गए हैं। अगर ये क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर में आता है तो आप 4 प्रिंसिपल लिखाओगे, 4 पॉइंट लिखाना। अगर ये क्वेश्चन 6 नंबर में आता है और आपसे 4 ही प्रिंसिपल पूछे गए हैं तो थोड़ी सी लाइन बढ़ा के, मतलब 2-3 लाइनें और इसके अंदर ऐड ऑन करके आप पूरे 5 के 5 प्रिंसिपल लिख के आओगे अगर 6 नंबर में पूछा गया है क्वेश्चन। तो आता है डिस्कस द 4 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय F.W. टेलर। सबसे पहला आता है साइंस नोट रूल ऑफ थंब। नोट रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है, जैसे होता है ना कि कुछ घर ऐसे होते हैं या कुछ फैमिलीज ऐसे होते हैं जिसके अंदर अगर एक इंसान ने कुछ भी बोल दिया, चाहे वो सही है चाहे गलत है, वो बात आपको माननी ही माननी है। तो साइंस ऐसा नहीं है। साइंस डाटा के ऊपर काम करता है, साइंस एनालिसिस के ऊपर काम करता है। Decision should be based on data and scientific analysis rather than the institutions and old habits. Old habits या मतलब जो भी इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनके ऊपर साइंस काम नहीं करता। एनालिसिस, डाटा एनालिसिस, साइंटिफिक एनालिसिस के ऊपर साइंस जो है वो काम करता है। मैनेजमेंट भी उनके ऊपर काम करती है। नेक्स्ट आता है हार्मनी नोट डिस्कार्ड। मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड को एग्जिस्ट इन अ स्टेट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। टेलर कोड फॉर द मेंटल रिलेशन। देखो, अगर कोई भी रिश्ता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का, चाहे दोस्ती का है, चाहे फैमिली में कोई भी रिश्ता है, माँ बाप का है, कोई भी रिश्ता है, अगर उसके अंदर ट्रस्ट नहीं है तो वो नहीं चल सकता है। उसी तरीके से मैनेजमेंट और वर्कर का बीच में ट्रस्ट होना चाहिए ताकि मेंटली इंसान सही रहे, मेंटल इवोल्यूशन जो है उनका सही रहे। कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल। इंडिविजुअली मैनेजमेंट नहीं की जा सकती। इंडिविजुअल बंदा हर एक चीज को मैनेज नहीं कर सकता अगर लोग उसके साथ कॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय द कॉर्पोरेशन। मैनेजमेंट शुड इन्वॉल्व वर्कर इन फिजिकल एंड मेंटल टास्क। मैनेजमेंट जो है वो दोनों में उनको इन्वॉल्व करेगी, फिजिकल और मेंटल टास्क के अंदर कॉर्पोरेशन के साथ काम करेगी, ना कि इंडिविजुअली मैनेजमेंट जो है वो काम करेगी। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट बाय ईच पर्सन टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। एम्प्लॉयज को ट्रेन करके उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाएगा। एम्प्लॉयज शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड एंड ट्रेन टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। एम्प्लॉयज जो है वो साइंटिफिकली सिलेक्ट किए जाएंगे और ट्रेन किए जाएंगे ताकि जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है एक्सप्लेन एनी 4 प्रिंसिपल बाय हेनरी प्रिंसिपल बाय ऑफ मैनेजमेंट एज एडवोकेटेड बाय हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल दिए गए हैं। अब अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर में आता है तो 4 प्रिंसिपल लिखो, इनफ है। यही क्वेश्चन 6 नंबर में आता है तो एटलीस्ट 14 प्रिंसिपल के आप नाम लिख के कि ये 14 प्रिंसिपल है, उसके बाद आप 4 को एक्सप्लेन कर दो। ठीक है। सबसे पहला हमारा जो प्रिंसिपल आता है वो आता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर क्या आता है, डिवाइडिंग वर्क इनटू स्मॉल टास्क लीडिंग टू स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। अगर आप एक टास्क जो है उसको मतलब एक काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दोगे तो उससे स्पेशलाइजेशन भी होगा और एफिशिएंट तरीके से काम भी पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। कोई भी काम को करने के लिए अगर आप डिसिप्लिन रहोगे तो आपका काम बहुत आसानी से और जल्दी हो जाएगा। इट रेफर्स टू ओबीडिएंट टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट नेसेसरी फॉर स्मूथ वर्किंग। देखो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स के अकॉर्डिंगली, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली काम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि स्मूथली काम जो है वो चलता रहे। नेक्स्ट आता है रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। पे शुड बी फेयर टू बोथ द एम्प्लॉयज प्रोवाइडिंग टू डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड द ऑर्गेनाइजेशन विद इन इट्स पेइंग कैपेसिटी। देखो, जो ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंगली एक डिसेंट अमाउंट एम्प्लॉयज को मिलनी चाहिए ताकि वो सेटिस्फाई रहें अपने काम से भी और अपनी पेइंग कैपेसिटी से भी, ताकि वो अपने जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव कर पाए। एक्सपेक्टेड डी कोप। मैनेजमेंट शुड प्रमोट ए टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज टू रिप्लेस आई विद वी। मैनेजमेंट जो है वो टीम स्पिरिट को डेवलप करती है। मतलब कि एक तो इंसान ये करे मैं कि मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा। एक इंसान ये कहे हम करेंगे, हम साथ मिलके काम करेंगे, हम सब मिलके करेंगे तो हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। हम साथ मिलके करेंगे तो एक हम में जो अपनापन आता है वो मैं में नहीं आता है। मैं में तो मैं ही आती है कि एक होता है ना कि एक
अलग सा एटीट्यूड झलकता है मैं में, बट एक हम में एक अपनापन दिखता है। तो एक्सपेक्टेटिव कोप जो है वो मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट टीम स्पिरिट को प्रमोट करती है, तो वो आई को रिप्लेस करती है वी से। देन एक्सप्लेन द नेचर एंड फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसका नेचर एंड फीचर क्या रहेंगे। अब एक चीज का ध्यान रखना, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आप पैराग्राफ में कोई भी आंसर नहीं लिखोगे, पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखोगे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एज रेजिड एट द प्रिंसिपल प्योर साइंस, दे आर साइंटिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो रेजिड नहीं है। रेजिड का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि सेम ही प्रिंसिपल हर जगह फॉलो किए जाएंगे, नहीं, अलग अलग हर, देखो कहते हैं ना हर घर की एक अलग कहानी होती है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के एक अलग काम करने का तरीका होता है, एक अलग उनकी कहानी होती है। तो वही चीज़ है, तो मैनेजमेंट भी ऐसा नहीं करेगी। मैनेजमेंट साइंस की तरह रिजिड प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती, बस कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली चीज़ों को फॉलो करती है। तो इसके क्या क्या नेचर एंड फीचर रहेंगी, सबसे पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेबल, दे अप्लाई टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, नॉन बिजनेस, स्मॉल, लार्ज एक्सेट्रा। आप किसी भी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट का यूज कर सकते हो, बड़ी है, छोटी है, बिजनेस है, नहीं है, किसी भी टाइप के अंदर। जनरल गाइडलाइंस, दे डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड एंड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम, दे एक्ट एज अ गाइड फॉर डिसीजन मेकिंग। ये नहीं कि भाई ये स्ट्रेटली बताएंगे कि भाई आपको यही करना है, यही आपका सोल्यूशन है, हर एक प्रॉब्लम का एक ही चीज सोल्यूशन नहीं, हर प्रॉब्लम का सेम सॉल्यूशन नहीं होता है। वो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें गाइड करते हैं कि ऐसा अगर हम करेंगे तो ऐसा कुछ हो सकता है, हम चीज़ों के अंदर सुधार कर सकते हैं। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस, दे आर डेवलप्ड ओवर टाइम बेस्ड ऑन द कलेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर एंड रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस। ये जो भी अपना काम है वो डेवलप करते हैं ओवर टाइम से और कलेक्टिव एक्सपीरियंस से, एक्सपेरिमेंटेशन से और रिपीटेड ऑब्जर्वेशन से। मतलब कि प्रैक्टिस हो रही है, बार बार अगर आप कोई काम को कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से वो काम समझ में आने लग जाएगा। और आपको एक, वो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस बोलता है, एक्सपीरियंस आपको बहुत सी चीजें सिखाता है। अगर आप लोग मेरी पहली वीडियो को उठा के देखोगे, आज मुझे पढ़ाते हुए 4 साल हो गए हैं, तो फर्स्ट वीडियो को उठा के देखोगे तो आप ये देखोगे कि पता नहीं कोई छोटा बच्चा पढ़ा रहा है या फिर किसी को नहीं पढ़ाना था वो इंसान पढ़ा रहा है, बट उस दिन में और आज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो एक्सपीरियंस चीज़ों को सिखाता है कि आपको क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना है, किस तरीके से काम करना है, क्या चीज़ें आपको करने से दिक्कत हो सकती है। Mainly behavioral, they aim at influencing the behavior of human being, hence they are applied to improve human to human and human to machine relationship। Mainly behavior होता है, ज़्यादातर जो behavior है human beings का वो अप्लाई किया जाता है, improve किया जाता है human to human और human to machine relation। उन behavior को समझ के उनके ऊपर उस behavior को अच्छे से समझा जाता है कि भाई क्या है, किस तरीके से ये लोग काम करेंगे, क्योंकि हर इंसान का काम करने का तरीका भी अलग होता है और हर इंसान के से काम करवाने का तरीका भी अलग होता है। फ्लेक्सिबल, दे आर नॉट परमानेंट, दे कैन बी मॉडिफाइड बाय मैनेजर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये जो है प्रिंसिपल्स जो हैं ये फ्लेक्सिबल हैं, ये मॉडिफाई किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। नेक्स्ट आता है हमारा कोज एंड इफेक्टिव रिलेशन। दे टेल अस दैट इफ अ particular principle is applied, it is likely to lead to a certain result. Unity of command leads to lack of confusion। देखो ये में बताते हैं कि अगर आप कोई भी पर्टिकुलर प्रिंसिपल को अप्लाई करते हो तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट जरूर आएगा। अगर आप यूनिटी ऑफ कमांड का जो है यूज करते हो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। एक इंसान की कमांड, एक सुपरवाइजर हर एक इंसान को कमांड दे रहा है तो फिर कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगी। तो हर एक चीज के साइड इफेक्ट होते हैं। अफेक्टिव रिलेशनशिप है वो अगर किसी चीज को कोज कर रही है तो फायदा भी दे रही होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। व्हाई डू मैनेजर नीड दिस प्रिंसिपल। अब मैनेजर को क्यों इन प्रिंसिपल की नीड है, क्यों प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। दिस क्वेश्चन ऑफन अपीयर्स एज, ये क्वेश्चन अपीयर हुआ है मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर सिग्निफिकेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन कमिट। अब क्यों जरूरी है, सबसे पहले आता है प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। They add to a knowledge and ability to manager to handle various situation efficiently। ये रियलिटी में लेके आते हैं मैनेजर को कि भाई कोई भी सिचुएशन आ सकती है या कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आप किस तरीके से उस चीज को हैंडल करना है।
उस चीज़ को हैंडल करने के लिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय यूजिंग प्रिंसिपल लाइक डिवीजन ऑफ वर्क, वेस्टेज ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स इन द मिनिमाइज्ड। जब हम डिवीजन ऑफ वर्क का यूज करते हैं कि भाई हम अपना जो काम है उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करते हैं, तो उससे एफिशिएंट तरीके से काम होगा, उससे काम आसानी से हो जाएगा, वेस्टेज नहीं होगी, मटेरियल की वेस्टेज नहीं होगी और हम रिसोर्सेज को मिनिमाइज कर पाएंगे। तो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का, इसीलिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को यूज किया जाता है। देन साइंटिफिक डिसीजन लेने के लिए डिसीजंस बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स आर रियलिस्टिक, बैलेंस्ड एंड फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस एंड रूल ऑफ थंब। जो डिसीजंस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली लिए गए हैं कि भाई आपको डिसिप्लिन में काम करना है, आपको डिवाइड करके काम करना है, इंडिविजुअली नहीं काम करना है, कॉर्पोरेशन के साथ काम करना है, तो ये प्रिंसिपल्स जो है बायस्ड नहीं है या फिर रूल ऑफ थंब का यूज नहीं कर रहे हैं कि भाई एक इंसान ने इंस्ट्रक्शन दी वही आप फॉलो कर रहे हो, नहीं, ये प्रिंसिपल्स के ऊपर रियलिस्टिक चीजों के ऊपर काम करते हैं। मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड रिक्वायरमेंट, प्रिंसिपल्स लाइक डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट टू फास्ट मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड। जो प्रिंसिपल्स हैं जैसे डिसेंट्रलाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन को जो हमारा फास्ट बिजनेस वर्ल्ड चेंज हो रहा है उसको अडॉप्ट करने में हेल्प करता है। ये जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स जो वे आपके दिए गए हैं, ये मैंने वन शॉट में करवाए हैं। आपको पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट मिल जाएगी बिजनेस स्टडीज की, तो अगर आपको और डिटेल में जानने हैं तो आप लोग वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। 12 ही दिन में, मतलब 12 दिन में नहीं बट वन शॉट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। अभी सारे वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं, 12 के 12 चैप्टर, तो आप लोग जाके देख सकते हो। अब हम 12 दिन में अपने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर कर रहे हैं। आज हमारा डे सेकंड चल रहा है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंश्योर फ्रॉम ट्रीटमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, रिलीजन और कास्ट। जैसे जो हमारा इक्विटी का जो भी प्रिंसिपल है वो क्या बताता है कि जो एम्प्लॉयज का ट्रीटमेंट है वो हमें जेंडर या रिलीजन या कास्ट के अकॉर्डिंग नहीं करना है, उनके काम के अकॉर्डिंग नहीं करना है कि वो किस तरीके का काम करते हैं, क्या करते हैं। मतलब अगर वो कोई दिक्कत कर रहे काम में तो उसके अकॉर्डिंगली हमें चीज़ें ट्रीट करनी है। जेंडर, रिलीजन या ये सब चीज़ें हमारे लिए मैटर नहीं करती हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, दिस प्रिंसिपल फ्रॉम द कोर ऑफ द मैनेजमेंट थ्योरी टॉट इन बीकॉम, बीबीए एंड एमबीए कोर्सेज। जो भी ट्रेनिंग्स, एजुकेशन, रिसर्च होती है ना, जैसे अगर आप आगे जाके बीकॉम करोगे तो आपको रिसर्चेस जो हैं वो करनी पड़ेगी, बीबीए करोगे तो भी रिसर्च करनी पड़ेगी और एमबीए करोगे तो भी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। तो ये रिसर्चेस जो है वो आप आगे देखोगे, आगे करोगे, जब भी आगे आपका 12th पास आउट करने के बाद आप जो भी करोगे उसके अंदर आप देखोगे। बीकॉम, बीबीए या एमबीए इन सब में तो होती हैं ये सब चीज़ें, रिसर्चेस होती हैं, हमने भी की हैं, तो वो सब चीज़ें आपकी होंगी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है लास्ट में टोटल लिस्ट वो आता है डिस्क्राइब द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि टेलर स्टडीज के अकॉर्डिंगली दी गई है। वो क्या है? अपार्ट फ्रॉम फंक्शनल फॉरमैनशिप टेलर सजेस्ट 4 स्टडीज टू स्टैंडर्डाइज वर्क। फंक्शनल फॉरमैनशिप के अलावा भी टेलर ने 4 स्टडीज दी गई हैं। 4 स्टडीज कौन सी हैं? सबसे पहले हमारी जो स्टडी आती है वो आती है मेथड स्टडी। द ऑब्जेक्टिव इज टू बी फाइंड द वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब टू मिनिमाइज कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज क्वालिटी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक बेस्ट से बेस्ट तरीका ढूंढना ताकि आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो और क्वालिटी भी मिनिमाइज हो, क्वालिटी भी अच्छी आए और आप अपने ऑब्जेक्टिव को भी अचीव कर पाओ, ऐसा आपको तरीका ढूंढना है। देन मोशन स्टडी, इट इन्वॉल्व ऑब्जर्वेशन द मूवमेंट, लिफ्टिंग, सीटिंग, चेंजिंग पोजिशन ऑफ अ वर्कर। द गोल इज टू एलिमिनेट अनप्रोडक्टिविटी मोशन टू सेव टाइम। जैसे होता है ना कि आप कुछ लोगों देखते होंगे कि पहले इधर चले गए, फिर उधर चले गए, फिर इधर चले गए, फिर उधर चले गए, एक जगह पे बैठ के काम नहीं करते हैं या फिर अपना टाइम पास करते रहते हैं। तो मोशन स्टडी ये चीज बताती है कि आप ऑब्जर्व करोगे लोगों को कि ये काम किस तरीके से कर रहा है, वर्कर किस तरीके से काम कर रहा है, ताकि कोई भी अनप्रोडक्टिविटी ना हो मोशन के अंदर, आपका टाइम जो है वो बचे। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है टाइम स्टडी। इट डिटरमाइंस द standard time taken to perform as well as defined job. This help in deciding the number of working required and the forming intensive schemes. ये जो है ये डिटरमाइन करता है कि कितना टाइम लगेगा एक काम को करने के लिए। जैसे होता है ना कई बार जो वर्कर्स होते हैं, ऐसा नहीं होता कि नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि जो वर्कर्स होते हैं वो टाइम पास करते हैं चीज़ों में, तो उस टाइम पास को कम करने के लिए आप उनको इन्फॉर्म करोगे कि ये काम इतने घंटे में हो सकता है या इतने घंटे में आप मुझे पूरा चाहिए, तो आप एक
उसको टाइम डिफाइन कर सकते हो कि ये टाइम, इतने टाइम में मुझे ये चीज़ चाहिए है। उससे क्या होगा, आपकी वर्किंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ेगी और आपका जो काम जो है वो भी बहुत आसानी से टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमारी स्टडी है वो है फैटिग्यू स्टडी। दिस डिटरमाइन द मूवमेंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क। अ पर्सन कैन नॉट वर्क एट ए पीक एफिशिएंसी विदाउट ब्रेक्स। देखो फैटिग्यू स्टडी भी ये चीज़ है कि विदाउट ब्रेक जो है वो एक पर्सन काम नहीं कर सकता है। अगर एक इंसान बिना ब्रेक के लगातार काम करता जा रहा है तो उसकी जो तबीयत है वो खराब हो जाएगी, उसकी वो उतनी जो कैपेसिटी है उसके साथ काम नहीं कर पाएगा, वो उतनी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाएगा। तो फैटिग्यू स्टडी डिटरमाइन करती है कि बीच में जो है वो रेस्ट लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हमने सेकंड चैप्टर जो हमारा है प्रिंसिपल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सॉरी। तो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है इनकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नए साथ टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी वो हमारी बिजनेस इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगले ही दिन आएगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड श्री राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।